अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी एम्बेसडर, एक ऐसा बेहतरीन किस्म का शो जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अलमनाइज से। और हर एपिसोड के अंदर आपके लिए एक सरप्राइज होता है, क्योंकि हमारे जो अलमनाइज हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और बहुत ही डिफरेंट फील्ड से उनकी कहीं ना कहीं वाबस्तगी होती है। और तो आज हमारे शो में मौजूद हैं हमारे बहुत ही पुराने कलीग भी रहे हैं, हमारे स्टूडेंट तो वो थे ही, एंड देन अगेन इस वक्त अल्लाह ने उनको बहुत इज्जतों से नवाजा है अपने बिजनेस को, एंड देन अगेन हमारी कंट्री को, अपनी फैमिली के लिए। और मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो लोग जिनको हम पीपल विद सम डिसेबिलिटीज़ के नाम से जानते हैं, उनके लिए भी प्राउड है। जी हाँ, हमारे साथ है अनस नियाज। अस्सलाम वालेकुम अनस नियाज। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच अतीक भाई मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी चेंजेस हो गई हैं। इट्स लाइक ऑलवेज जब आप ज़ैबिस में आते हैं तो कुछ नया मिलता है, कुछ इंटरेक्टिव होता है। और ख़ास तौर पे फर्स्ट टाइम ज़ैब एफएम को बिल्कुल लाइक डिफरेंट होना, इट्स समथिंग जो नजर आ रहा है कि ज़ैबिस बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी ज़िंदगी इस तरह होती है कि हमें सिर्फ ज़िंदगी को देखना होता है। वक्त के साथ ज़िंदगी हमें बहुत कुछ देती है और वक्त के साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। कभी ऐसा भी था कि आप जिस सीट में मैं बैठा था आप बैठा हुआ करते थे, आप लोगों के इंटरव्यूज़ करते थे। और आज हमारे लिए ऑनर है कि हमारी टीम में से हमारे मेंबर आज इतने बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह काम को सर अंजाम दे रहे हैं कि पूरी दुनिया आपको जानती है। और इन फ्यूचर हम ये कहेंगे कि अल्लाह आपको और इज्जतों से नवाजे। सबसे पहले जैसे आप सवाल किया करते थे, आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई, कैसे हुई और किस कदर आपकी स्कूलिंग रही? सो बेसिकली अगर मैं बहुत अपनी बेसिक स्कूलिंग की बात करूं तो वो एक नवाबशाह सिंध का एक शहर है, छोटा शहर है। वहाँ से मेरी समझ लें कि कॉलेज लाइफ वहीं पे गुजरी। एंड देन मैं वहाँ पे भी एक रेडियो का पार्ट था 105। मैंने वहाँ पे रेडियो किया एंड लाइक इट्स बिन कोई 4 से 5 साल मैंने वहाँ पे दिए। एंड देन जब मैं ज़ैबिस मैकेट्रॉनिक्स करने कराची आया तो 106 एक जगह थी, एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती थी। और उसके साथ साथ जो दोबारा एक स्टाइल रहा था कि जी आपने रेडियो के साथ कनेक्टेड रहना है, मीडिया के साथ रहना है, अपनी और स्किल्स को एनहांस करना है, तो वो एक प्लेटफॉर्म ज़ैब एफएम 106.6 था। अच्छा, अगेन मैं बात पे आऊँगा कि स्कूलिंग और वहाँ पर कॉलेज किस तरह रहा और किस तरह के आप विजन के साथ वहाँ पर रहे? क्या आपका विजन शुरू से ही जस्ट लाइक मैकेट्रॉनिक और साइंटिस्ट, जस्ट लाइक इनोवेटिव सोच रखने वाला था, या कॉलेज टाइम पे आपने कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस किया? क्या ऐसा हुआ? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि स्कूल और कॉलेज में भी जो आज अनस मौजूद है वो वही अनस था या कोई टर्निंग पॉइंट थी? So basically school was a very different thing because जब मैं स्कूल में था तो डिसेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हमें नहीं पता थे। कभी इस तरह से माजूरी को हमने नहीं देखा था। अल्लाह का शुक्र है ना कहीं फैमिली में देखा था, बल्कि यूजली भी हमने इस तरह से ना पढ़ा था, ना हमारी बुक्स के अंदर करिकुलम के अंदर कोई इस तरह के चैप्टर्स हैं जिसपे हमें अंदाजा हो कि डिसेबिलिटी क्या होती है। और उसके बाद फिर कॉलेज के अंदर मैं बड़ा ही डिफरेंट तरह से सोचता था। सोशल काम हमेशा मुझे बहुत पसंद थे, बिकॉज मैं सोचता था कि इंसान अपनी जिंदगी में कोई भी काम करे उसके साथ कोई ना कोई इम्पैक्ट होना चाहिए, और ना सिर्फ इम्पैक्ट बल्कि वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए। तो ये दो चीजें हमेशा से मेरे माइंड में थी। आई वाज लाइक इनटू स्पोर्ट्स, आई वाज इनटू मीडिया, आई वाज इनटू अदर स्टफ। पढ़ाई का मुझे कभी शौक नहीं था। ये सिर्फ ज़ैबिस में जब आया तो ऑब्वियसली आपको डिग्री निकालनी होती तो करना पड़ता है, लेकिन इट वाज लाइक गुड टाइम। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी तक था तो यूनिवर्सिटी में भी आई वाज पार्ट ऑफ लायंस क्लब। वहां पे भी मैंने देखा कि सोशल वर्क किस तरह से होता है, किस तरह से आप अपने बियॉन्ड योरसेल्फ जाके लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो वो एक चीज थी। एंड देन जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी, देन आई फाउंड पीपल विद डिसेबिलिटी। एंड मैं बहुत अमेज था कि हमें आज तक इसके बारे में पढ़ाया नहीं गया। और ये वो लोग हैं जो एलियंस नहीं है, हमारे सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन कभी हमने उनको उस नजर से देखा नहीं, इतनी गौर से उनको देखा नहीं। एंड देन इट बिकेम सडन के यार मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। इवन हम देखेंगे सोसाइटी में बहुत सारे लोगों से जब मिलते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज, स्कूल के टाइम में भी जज कर लेते हैं। जस्ट लाइक पोलियो इज अ वेरी बिग इशू इन पाकिस्तान। एंड देन अगेन हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, इवन मेरे साथ कुछ ऐसे थे, अल्लाह उनको बहुत मैं कहूँगा अपने अमान में भी रखे और उनको सेहत कामला अता फरमाए। वो डिसेबिलिटीज थे तो हमें आइडिया उस टाइम भी था, मगर ये आइडिया नहीं था कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, मैकेट्रॉनिक्स इज अ वेरी इनोवेटिव फील्ड जो हम यहाँ कंसीडर भी करते हैं।
मेकाट्रॉनिक्स क्या आपको कॉलेज से आइडिया हुआ या ये किस तरह मेकाट्रॉनिक्स का आइडिया आपके माइंड में आया कैसे? सो बेसिकली सबके मैंने एक छोटी सी, मुझे हमेशा से एक बिजनेस करना था, और ना सिर्फ बिजनेस बल्कि बिजनेस विद इम्पैक्ट करना था. सो आई डिड माई रिसर्च कि यार दुनिया के अंदर जो टॉप फेमस सीईओज हैं वो कौन है, जो फाउंडर्स हैं वो कौन है. एंड एक छोटी सी मेरी अपनी रिसर्च थी बिफोर ज्वाइनिंग एनी फील्ड, और मैंने देखा कि यार इस वक्त जितने भी लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सीईओज हैं, फाउंडर्स हैं, उनका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है, बिकॉज टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो दुनिया को ड्राइव करती है. सो मैंने कहा कि यार अगर आपने जिंदगी में कुछ करना है ना, सो यू शुड नो अबाउट द टेक्नोलॉजी. बेशक आपको बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं पता हो, इट्स फाइन, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर पता होना चाहिए. देन आई स्विच टू द मैकाट्रॉनिक्स पार्ट, क्योंकि मैकाट्रॉनिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपके पास ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं. इट्स नॉट स्पेसिफिकली कि आप प्रोग्रामिंग कर लें, आप जो है वो मैकेनिकल साइड पे चले जाएं और किसी और चीज पे कर जाएं, बल्कि यू हैव लाइक लॉट ऑफ ऑप्शंस, आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं. एंड देन जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, देन ऑफ कोर्स यू हैव लॉट ऑफ फील्ड्स टू एक्सप्लोर एज इन दिस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी जो मैं अपना काम कर रहा हूँ उसमें भी मैकाट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है. सो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है अगर आपके पास टेक्नोलॉजी की जो है वो. और मैकाट्रॉनिक्स कहाँ से इंस्पिरेशन आई थी? आई लाइक आयरन मैन, ऑब्वियसली हर कोई जानता है आयरन मैन को. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी समवन जो कोई रोबोटिक, कुछ फ्यूचरिस्टिक जो है वो बिल्ड कर सके. सो आयरन मैन वाज वन ऑफ माय इंस्पिरेशन. और मैकाट्रॉनिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप 100% आयरन मैन तो नहीं बना सकते, लेकिन छोटे छोटे साइबॉर्ग्स बना सकते हैं जो हम लोग अपनी कंपनी में कर रहे होते हैं. दैट मीन हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड डेवलप हुआ इंग्लिश मूवीज देखने का, उसने आपको मतलब एक नई स्ट्रेंथनिंग सोच दी. एंड देन अगेन सबसे अच्छी बात ये कि आपने कॉलेज के टाइम पे एक बहुत ही अच्छा होमवर्क करके एक अच्छा डिसीजन लिया. तो हमारे जो पॉडकास्ट देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे कि जिसकी बेसिस पे वो अपनी सोच को आगे बढ़ाएं. अच्छा, जब आपने यहाँ ज़ैबस में एडमिशन लिया मैकाट्रॉनिक्स के अंदर, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या नजर आई? जैसे हम बायोसाइंसेस के बच्चों से पूछते हैं तो वो कहते हैं बहुत ही कलरफुल हमारी लाइब्रेरी थी, हम जब लैब में गए तो डिफरेंट मशीनरीज को देख रहे हैं, देन अगेन डिफरेंट ब्लड कलेक्शन सैंपल्स, ये वो सारा कुछ. अब एक मैकाट्रॉनिक्स की लैब है, ऑब्वियसली फिजिक्स पता नहीं क्या क्या वहाँ पर लैब्स होंगी, आपके लिए फैसिनेटिंग क्या था? सो बेसिकली मैकाट्रॉनिक्स क्योंकि टेक्नोलॉजी मुझे पसंद जरूर थी, लेकिन मेरा कभी इस तरह से इंटरेक्शन रहा नहीं था, ना कि क्योंकि उस जमाने में स्टेम एजुकेशन का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. तो इट वाज वेरी न्यू फॉर मी कि यार मैकाट्रॉनिक्स में सर्किट्स क्या होते हैं, रेजिस्टर्स क्या होते हैं, करंट क्या होता है, एंड ऑल द स्टफ, और बड़ा टेक्निकल था. एंड देन सबसे ज्यादा जो उसमें चैलेंजिंग होता था वो ये होता था कि अगर आप एक क्लास मैकेनिकल की ले रहे हैं और उसके अंदर पी जो फॉर्मूले में आता है उसका मतलब प्रेशर है, तो आपकी जो सेकंड क्लास है वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की ले रहे हैं और उसके अंदर पी जो है, जो आप थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि वो प्रेशर है, तो वो पावर में कन्वर्ट हो जाता था. एंड देन फिर आप किसी और क्लास में बैठे हुए हैं तो वो पी का मतलब कुछ और हो जाता. तो मैकाट्रॉनिक्स में जो सबसे अच्छी चीज सिखाई वो आपको अपने मोड शिफ्ट करना सिखाए. यानी कि अगर आज अभी आप ऐसा तो उसी पी को प्यार भी कर दो. हाँ, लाइक इट्स अप टू यू, राइट? सो आप मैकेनिकल कर रहे होते हैं, देन यू स्विच योरसेल्फ कि यार नहीं, मैकेनिकल इज अ डिफरेंट थिंग. अच्छा, ये चीज बहुत लोगों से नहीं होती, बिकॉज इट्स समथिंग जो आपको विद टाइम आती है या उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है. लेकिन मैकाट्रॉनिक्स करने के बाद इट्स वेरी इजी फॉर अस, बिकॉज अब होता क्या है, क्योंकि मैकाट्रॉनिक्स के साथ साथ आई वाज अ पार्ट ऑफ सोसाइटीज एज वेल. सो मैं अपना इंजीनियरिंग वाला मोड शिफ्ट करके बिजनेस वाली साइड पे शिफ्ट हो जाता था. तो अब ये बड़ा इजी हो जाता है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज आप अपनी क्रिएटिव साइड को एक तरफ रखते हैं, बिजनेस साइड को एक तरफ रखते हैं, फाइनेंस को एक तरफ रखते हैं. सो इसका एक ब्लेंड हो जाता है जिसकी वजह से आप फिर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकें. सोसाइटीज, किस किस सोसाइटीज में रहे, क्या क्या किरदार अदा किया, और सोसाइटीज में भी आपकी अच्छी ग्रोथ रही, कहाँ से स्टार्ट किया और किस किस पोजीशन पे रहे, मैं चाहूंगा कि आप खुद बताएं हमें. So ज़ैबस में जब मैं आया तो I found IEEE सोसाइटी was very interesting because वो हैकाथॉन करा रहे थे और उस वक्त हैकाथॉन का कॉन्सेप्ट था बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, ऑफ कोर्स. और कराची में भी बहुत ज्यादा हैकाथॉन्स होते नहीं थे. अभी भी जो होते हैं
इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैकाथॉन। हमारे पास जो था वो हमने पूरे 48 आवर्स, बल्कि अतीक आप भी हमारे साथ उस टीम में शामिल थे, एंड वो बड़ा एक सक्सेसफुल इवेंट था। उस वक्त जो उसकी प्रेसिडेंट थी माहम, वो बड़ा अच्छा उन्होंने लीड किया, और हसीब थे और बहुत सारे लोग थे। सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मुझे इवेंट्स कराने में और इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था। आई वांटेड टू नो क्या लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से इवेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। सो बड़ा अच्छा इवेंट रहा। और उसके बाद कुछ अरसे बाद आई वाज लाइक इवेंट हेड ऑफ IEEE। वहाँ से मेरी एक सोसाइटी से रिलेटेड जर्नी स्टार्ट हुई, एंड उसके बाद आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी इन लायंस क्लब, बिकॉज लायंस क्लब वाज सोशल वर्क काइंड ऑफ अ थिंग, और एक इंटरनेशनल जो है वो NGO है, और बहुत बड़ा उसका जो है वो नेटवर्क है। सो मैं उसका प्रेसिडेंट बना, एंड देन प्रेसिडेंट बनने के बाद वो सिर्फ 4 लोगों की सोसाइटी थी, मैं था और मेरे साथ 3 और मेंबर्स थे। एंड देन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसके अंदर जीरो फंडिंग अवेलेबल थी, और जीरो फंडिंग के होने के साथ साथ जो है वो हमें बहुत सारे मेंबर्स भी चाहिए थे ताकि आप उस सोसाइटी को रजिस्टर करा सकें इंटरनेशनली। सो हमने बड़ा अच्छा उसमें काम किया। मुझे अभी भी एक बड़ा अच्छा हमारी पूरी टीम जो थी, हमारी EB जो थी, हमने क्या किया था कि हमारे पास पैसे थे नहीं, तो हमने कहा यार हम एक काम करते हैं, हम लायंस क्लब के फॉर्म्स जो है ना कलर प्रिंट कराते हैं, बिकॉज वहां पे उस वक्त जितनी सोसाइटी थी वो ब्लैक एंड व्हाइट गंदा सा फोटो स्टेट करके पेपर जो है ना अपने रजिस्ट्रेशन के सेल कर रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने कलर प्रिंट्स करवाए, अच्छा से उसको प्रेजेंटेशन उसकी बनाई, एंड देन हमने एक पेपर जो हमें हार्डली 20 रुपीज का पड़ा था वो हमने 100 रुपीज का सेल किया, और उससे हमने कोई विद इन 2 डेज कोई 15,000 का रेवेन्यू कलेक्ट किया। और जब वो हमारा कलेक्ट हो गया तो फिर हमने उससे अपनी सोसाइटी की एक्टिविटीज करना शुरू की। सो स्टार्ट हम 0 बजट से हुए थे, 4 लोगों के साथ हुए थे, लेकिन विद इन 1 ईयर हम 153 मेंबर्स हो गए थे, और हमारा बजट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। तो ये चीजें सोसाइटी आपको सिखाती है कि आप फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द 0 पॉइंट किस तरह से अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। उसके अंदर देन वी क्रिएटेड डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स। जो मीडिया को देखता था एक डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग को देखता था, एक कोशिश करता कि डिफरेंट सोसाइटीज के साथ या डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के साथ कोई सिनर्जी बिल्ड करे, जिसकी वजह से हमारे पास फंडिंग जो है वो एक्सेसिबल हो। और उसके साथ साथ फिर हमने बहुत सारी सोशल ड्राइव्स की, जस्ट लाइक वी हैड लाइक हमने पानी की जो टैंक है वो जाके एक गारों की तरफ डिप्लॉय की। वहां पे काफी सारे लोग थे, वहां पानी का बड़ा मसला था, तो जाफर जोकियो विलेज के अंदर, तो बड़ा एक अच्छा हमारा रहा। फिर उसके साथ साथ हमने लाइब्रेरी के अंदर जो है बहुत सारी बुक्स डोनेशन ड्राइव की, और भी बहुत सारी चीजें हुई, एंड इट वाज ऑल लर्निंग फॉर मी, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर ऑल द सोसाइटी मेंबर्स। तो काफी अच्छा हमारा रहा सोसाइटीज के थ्रू। देन आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ASME, और वो बिल्कुल मेरे फाइनल ईयर्स थे ज़ैबिस के। और जब फाइनल ईयर्स होते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपको अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना होता है, जो आपका FIP होता है, उसके साथ साथ अपनी स्टडीज भी करनी होती हैं। CGPA was never been my priority, but still आपको थोड़ी बहुत चाहिए होती है, अदरवाइज आपको डिग्री नहीं मिलती, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी सर्वाइवल वाली exactly। अच्छा, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं हमेशा अपने गेस्ट के साथ मतलब उनसे पूछता हूँ, आपसे भी यही पूछूंगा कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट था, तो वो ऑब्वियसली एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल होता है उसका। मैकेट्रॉनिक स्टूडेंट्स जो बाहर जाके अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं, या वो चाह रहे हैं कि उनकी CGPA गोल्ड मेडलिस्ट लेवल की हो, उनके लिए आप क्या टिप्स दोगे कि उसकी कैंपस, उस स्टूडेंट की कैंपस रूटीन क्या होनी चाहिए? आपकी और मेरी तो हम एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ रहे हैं, क्योंकि हम जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हम कहीं और इधर उधर दूसरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। बट आपने एक टाइम गुजारा, डिग्री ली, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैकेट्रॉनिक्स के कैरियर परसू करने वाले बच्चे को, जो कि बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बच्चा बने, जो समवॉट मतलब आपको भी कम्पीट करे आके, जस्ट लाइक एक आयरन मैन बनने का जो ख्वाब रखता हो, उसको लाइफ स्टाइल कैसा गुजारना चाहिए कैंपस में? सो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल डिग्रीज का थोड़ा